सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जज जो 2011 से पहले यूपीए सरकार को ऐसे मामलों में कटघरे में खड़ा करता था जो बाद में झूठे साबित हुए। उस जज के रिटायरमेंट के बाद उसी यूपीए अलायंस की पार्टियां उस जज से बदला नहीं लेती बल्कि उसे उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर देती है। आज के राजनीतिक माहौल में ये असंभव सा लगता है, लेकिन ये हुआ है। इंडिया गठबंधन ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए बी सुदर्शन रेड्डी तब कई बार यूपीए सरकार को घेरते नजर आते थे और यही लोकतंत्र में होना भी चाहिए। उनके फैसले और टिप्पणियां सरकार के खिलाफ सख्त होते थे। कथित 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक संसाधन जनता की संपत्ति है, इन्हें सरकार की मर्जी से कुछ गिने चुने लोगों को नहीं सौंपा जा सकता। काले धन पर भी उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार को यहां तक कह दिया था कि लोकतांत्रिक सरकार का सिर्फ दिखावटी पारदर्शिता से काम नहीं चलेगा, उसे जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा। और अब ये इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार है। 9 सितंबर को नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। एनडीए ने तमिलनाडु से संघ से जुड़े नेता सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, तो वही तमिलनाडु से उम्मीदवारी देकर बीजेपी ने डीएमके को सीधा मैसेज दिया है कि दक्षिण में भी वो आसानी से घुटने नहीं टेकने वाली। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश से उम्मीदवार उतारकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को मुश्किल में डाल दिया है। नायडू फिलहाल एनडीए का हिस्सा है, लेकिन विपक्ष का कैंडिडेट उनके राज्य से ही है। ऐसे में उनके लिए फैसला करना आसान नहीं है। एक तरफ मोदी के लिए उनका गठबंधन है, तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की सियासत है और वहां के वोटर। इसलिए ये चुनाव सिर्फ एक संवैधानिक पद भरने का मामला नहीं रह गया है। तो सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपने बिछाए जाल में फंस गई है? क्या चंद्रबाबू नायडू जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना समर्थन देंगे? क्या बी सुदर्शन रेड्डी सीपी राधाकृष्णन के आगे टिक पाएंगे? नो द न्यूज के इस एपिसोड में बात उपराष्ट्रपति के चुनाव पर करेंगे। अगस्त को मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये पद खाली है। 19 अगस्त को कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी होंगे। सुदर्शन रेड्डी का नाम इंडिया गठबंधन के दलों ने सर्वसम्मति से घोषित किया है। बी सुदर्शन रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career. सुदर्शन रेड्डी का नाम इंडिया गठबंधन के दलों ने सर्वसम्मति से घोषित किया है। डीएमके साउथ इंडिया से कैंडिडेट की मांग कर रही थी, जबकि टीएमसी नॉन पॉलिटिकल फेस की। सुदर्शन रेड्डी साउथ इंडिया से भी है और नॉन पॉलिटिकल भी। सुदर्शन रेड्डी ने 1971 में हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन की, फिर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1990 में केंद्र सरकार ने उन्हें एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किया। 1995 में वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एडिशनल जज बने और 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2007 में सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए और 2011 में रिटायर्ड हुए। रिटायरमेंट के बाद साल 2013 में वह गोवा के पहले लोकायुक्त बने, लेकिन करीब 6 महीने में उन्होंने निजी कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया। तो ये हाल ही में तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने जो सामाजिक, आर्थिक और जागतिक सर्वे कराया, उसी जांच और रिपोर्टिंग के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष भी जस्टिस रेड्डी ही थे और अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी वो है। जस्टिस रेड्डी का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से है। सीपी राधाकृष्णन 70 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। पहले जनसंघ से जुड़े, जो बाद में बीजेपी बन गया। 1994 में राधाकृष्णन तमिलनाडु बीजेपी के सचिव बने। इसके बाद 1998 और 1999 में कोयम्बटूर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। 2004 से 2007 तक वो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। अपने करीब 40 साल के लंबे राजनीतिक करियर में राधाकृष्णन पार्टी के अलग अलग पदों पर काम करते रहे और कुछ सालों में भी उन्हें बड़े पद मिले। 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल है। अब बीजेपी ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है।
दरअसल जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी इस बार भी संघ की विचारधारा वाले चेहरे को ही मैदान में उतारेगी, और हुआ भी वही। ओबीसी समुदाय से आने वाले राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि उनकी उम्मीदवारी के जरिए बीजेपी ने दक्षिण भारत के राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए चाल चली है, खास तौर पर तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी डीएमके पर दबाव बनाने के लिए। डीएमके के पास लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 32 सांसद हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार भी दक्षिण भारत से ही है। इसलिए उपराष्ट्रपति का ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये चुनाव इतना दिलचस्प क्यों माना जा रहा है? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा सा उपराष्ट्रपति चुनाव का गणित समझना होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। आयोग बकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करता है, लेकिन यह चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से थोड़ा अलग होता है। राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि राज्य की विधानसभाओं और विधान परिषदों के विधायक भी वोट डालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं है। इसमें वोट डालने का हक सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को होता है, यानी विधानसभा का इसमें कोई रोल नहीं होता। अब बात आती है कि कौन चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करना होता है। हर उम्मीदवार के पास कम से कम 20 सांसद प्रस्तावक और 20 सांसद समर्थक होना चाहिए, तभी उसकी उम्मीदवारी मान्य होती है। फिर आता है वोटिंग का तरीका। यह चुनाव गुप्त मतदान से होता है, यानी कौन किसे वोट दे रहा है इसकी जानकारी बाहर नहीं आती। लेकिन यह वोटिंग भी सामान्य तरीके से नहीं होती, बल्कि इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है, इसे आसान भाषा में समझिए। इसमें सांसद सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट नहीं देते, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से प्रेफरेंसेस देते हैं। जैसे जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसे फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, और जिसे थोड़ा कम पसंद करते हैं उसे सेकेंड प्रेफरेंस देंगे। इसी तरीके से तीसरे और चौथे प्रेफरेंस भी दी जाती है। जब वोटिंग की गिनती शुरू होती है तो सबसे पहले एक कोटा तय किया जाता है। कोटा तय करने का फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है। कुल जितने वैलिड वोट पड़े हैं उन्हें 2 में से भाग कर दिया जाए और उसमें 1 जोड़ दिया जाए। मतलब अगर कुल 400 वैलिड वोट पड़े हैं तो कोटा होगा 200 + 1 यानी 201। यानी किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 201 वोट चाहिए। अब गिनती शुरू होती है। अगर कोई उम्मीदवार फर्स्ट प्रेफरेंस के वोटों में ही कोटा पार कर देता है तो वही विजेता घोषित हो जाता है, यानी चुनाव सीधे पहले राउंड में ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यानी किसी को भी जरूरी बहुमत या कोटा नहीं मिलता, तो फिर सबसे कम पहली प्रेफरेंस वाले वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है। उसके वोट गिने जाते हैं और उसकी सेकंड प्रेफरेंस वाले वोट बाकी उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई उम्मीदवार कोटा पार नहीं कर लेता। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा अक्सर पहली प्रेफरेंस वाले वोटों पर ही टिका होता है। यह हो गई प्रक्रिया। अब चलते हैं नंबर गेम की ओर। जैसा कि हमने वीडियो में पहले बताया, उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसदों के वोट से होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए और नामांकित सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। सांसदों की कुल संख्या 788 है। इसमें लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सांसद शामिल होते हैं। फिलहाल कुछ सीटें खाली है, इसलिए फाइनल संख्या थोड़ी कम है। लोकसभा में फिलहाल एनडीए के पास 293 सांसदों का समर्थन है। इसमें भाजपा के 240, टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, शिवसेना शिंदे गुट के 7 और लोजपा रामविलास के 5 सांसद शामिल हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास 234 सांसदों का समर्थन है। इसमें कांग्रेस के 99, समाजवादी पार्टी के 37, तृणमूल कांग्रेस के 29, डीएमके के 22 और कई अन्य छोटे दलों के सांसद शामिल हैं। राज्यसभा में भी एनडीए का पलड़ा भारी है। यहाँ उनके पास करीब 130 सांसदों का समर्थन है, जबकि विपक्ष के पास लगभग 100 सांसद हैं। इसके अलावा बीजेडी और वाईआरएस कांग्रेस जैसे दल भी हैं जिनके पास 7 सांसद हैं। ये दल किस ओर झुकेंगे, यह इस चुनाव का सबसे बड़ा सस्पेंस है। अगर सीधे सीधे आंकड़े देखें तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता।
कई बार ऐसी खबरें आती है कि एनडीए के भीतर असंतोष है, इसलिए कई सांसद क्रॉस वोट कर सकते हैं। साथ ही चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और जगन मोहन रेड्डी की वायरस कांग्रेस जैसे दलों पर दबाव बढ़ गया है। एक तरफ उनके राज्य का उम्मीदवार है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार से गठबंधन। यही वजह है कि इस चुनाव को सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव की कवायद नहीं मानी जा रही है। अगर विपक्ष का उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन करता है तो यह संदेश जाएगा कि मोदी सरकार पहली बार सहयोगी दलों पर पूरी तरह निर्भर है, और अगर एनडीए बड़ी जीत हासिल करता है तो यह देखा जाएगा कि अभी भी भाजपा का नंबर गेम इतना मजबूत है कि विपक्ष की रणनीतिक चाल उसे हिरा नहीं सकती। यानी 9 सितंबर का चुनाव सिर्फ यही तय नहीं करेगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, बल्कि यह भी बताएगा कि आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति का रुख किस दिशा में जाने वाला है।